तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूँगा कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है दोस्तों आपका नंबर सिस्टम, या फिर इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, आपका संख्या पद्धति। दोस्तों ये जो आपका टॉपिक होता है नंबर सिस्टम, मैथ के हिसाब से जो है दोस्तों 10 से 15% कंप्लीट मैथ का जो अपने आप में एक अहम भूमिका रखता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। इसकी बात करें तो दोस्तों हमको इसमें सबसे पहले तो जो संख्याएँ होती हैं उनके बारे में यहाँ पर पूरा तरह से जो आपका ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद में इसमें दोस्तों हमको पढ़ना होता है आपका यहाँ पर इकाई अंक। उसके अलावा आपका जो विभाज्यता के नियम, आपका यहाँ पर शेषफल प्रमेय। उसके अलावा दोस्तों जो गुणनखंड होते हैं यानी कि फैक्टर्स, और आपकी जो शून्यों की संख्या होती हैं। इतने जो आपके टॉपिक होते हैं जो कि इसी के अंदर आते हैं, और सभी को जो हमको दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं ये एसएससी जीडी के हिसाब से। उसके अलावा जो वैकेंसी चल रही है आपकी यहाँ पर यूपी पुलिस, दोनों के हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं कि आखिर जो आपका यहाँ पर नंबर सिस्टम टॉपिक जो होता है, यहाँ से किस किस प्रकार के जो प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, और जो आपका एग्जामिनर जो होता है किस किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न हटाने के जो चांसेस रहते हैं, वो उनमें से आपका एक टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसको कि आज हम बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल से जो यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या होता है कि जब हम बात ही नंबर्स की कर रहे हैं, यानी कि बात ही संख्या की कर रहे हैं, तो जो आपके संख्या के एक ये जो आपकी एक लाइन होती है संख्या रेखा, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, आपका संख्या रेखा कहते हैं। इंग्लिश की बात करें तो हम इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर नंबर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका नंबर लाइन। ये जो हमारी क्या होती है संख्या रेखा, इसके बारे में आपको दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये जो बीच में क्या होता है आपका जीरो होती है। अगर इस तरफ जो है दोस्तों आओगे तो -1, -2, -3, -4। इस तरफ जो आपकी संख्या होती है ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं। बीच में जो है दोस्तों आपकी जीरो होती है। उसके अलावा इस तरफ जाओगे तो +1, +2, +3, और ये जो कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। इस तरफ भी दोस्तों ये कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। तो ये चीज़ आपको ये नंबर लाइन होती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। अब चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं, इसी में समझते हैं कि जो आपकी क्या प्राकृतिक संख्या होती हैं, उसके अलावा यहाँ पर क्या आपकी पूर्ण संख्या होती हैं, क्या आपकी भाज्य संख्या होती हैं, और क्या ही आपकी अभाज्य संख्या होती हैं। सभी जो संख्या होती हैं उस इनके अलावा भी जो है दोस्तों आपका जो आपने सुना होगा स्थानीय मान व जातीय मान, इससे भी आपके क्वेश्चन जो आपके डायरेक्ट तरीके से यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों हम देख लेते हैं। यानी कि सबसे पहले जो हमें यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों कि जो आपकी डेली यूज जो आपकी जो संख्याएं होती हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं दोस्तों, नेचुरल नंबर्स कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या फिर कहें तो दोस्तों हम जो है इनको गिनती वाली संख्याएं भी कहते हैं। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपकी जो संख्या होती हैं प्राकृतिक संख्या। क्या होती है दोस्तों प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश की बात करें तो हम इसको क्या कहते हैं दोस्तों, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। अब ये जो हमारे नंबर्स कौन से होते हैं, ये जो हमारी संख्याएं कौन सी होती हैं, तो हम जो डेली यूज करते हैं, यानी कि जो आपकी गिनती वाली संख्या होती हैं, जिनकी जो शुरुआत होती है हमारी कहाँ से होती है दोस्तों, 1 से, 1, 2, 3, 4, और ये जो कहाँ तक जाता है आपका अनंत तक जाता है। यानी कि दोस्तों ये जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं, जिनकी शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है, 0 यानी कि 1 से होती है। अब वहीं बात करें दोस्तों हमारे दूसरे नंबर पर जो संख्या आ जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उनको कहते हैं आपका पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं यहाँ पर, आपकी पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों हम इनको भी क्या कहते हैं, होल नंबर्स। क्या कहते हैं यहाँ पर दोस्तों, होल नंबर्स कहते हैं। हिंदी में इनको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो आखिर यहाँ पर हमारी क्या होती हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो पूर्ण संख्या होती हैं, पूर्ण का मतलब यानी कि कंप्लीट यानी कि पूरी संख्याएं। तो पूरी संख्या हमारी क्या होती हैं दोस्तों, जब इनकी जो शुरुआत होती है वो हमारी कहाँ से होती है, 0 से होती है। और 0 के बाद में हमारा क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। ये जो आपकी कहाँ तक जाती है दोस्तों, कोई पता नहीं है, अनंत तक कहीं तक भी यहाँ पर ये जा सकती है। तो इनकी जो शुरुआत हमेशा यहाँ पर कहाँ से होती है, 0 से होती है। यानी कि आप फिर कह सकते हैं कि वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें जो आपकी 0 को भी अगर काउंट कर लिया जाए तो ये जो हमारी संख्या पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, यानी कि पूरी संख्या पूर्ण संख्या जो हमारी बन जाती हैं। तो उम्मीद करूंगा कि दोनों संख्याओं के बारे में आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो आपकी जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वह क्या होती हैं। उसके अलावा जो आपकी यहाँ पर पूर्ण संख्या होती हैं
वो यहाँ पर क्या होती हैं। अब चलिए इनसे भी इम्पोर्टेंट जो संख्या होती हैं वो होती हैं दोस्तों आपकी भाज्य संख्या व अभाज्य संख्या, जो कि आपने नाम यहाँ पर अच्छे से क्लियर तरीके से सुना होगा, जहाँ से कि आपके प्रश्न बहुत ही संभावना होती है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि ये दोनों संख्या आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों, वो किस तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो आपकी अभाज्य संख्या होती हैं, यानी अभाज्य पढ़ेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर भाज्य पढ़ेंगे। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, यहाँ पर आपकी अभाज्य संख्याएं इंग्लिश की बात करें तो हम इनको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। तो अभाज्य संख्या दोस्तों क्या होती है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से, उसके अलावा एक से कट जाएं, बाकी किसी भी नंबर से जो आपकी यहाँ पर वो नहीं कटती हैं, वो जो आपकी नहीं डिविजिबल होती हैं। या फिर कहें तो वो ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो सकें, उसके अलावा तीसरी कोई भी ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जो कि उस संख्या को डिवाइड कर दे या विभाजित कर दे। जैसे कि हम बात करें दोस्तों यहाँ पर जिनके क्या होते हैं, एक परिभाषा में आपको कह दूँ दोस्तों यहाँ पर कि ऐसी संख्या जिनके सिर्फ दो गुणनखंड हों। कितने गुणनखंड हों, दो गुणनखंड। अब यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि आखिर गुणनखंड क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो आपके जो गुणनखंड होते हैं, कोई भी बड़ी यानी कि जैसे कि बात करें दोस्तों, ये जो हमारी संख्या है कितनी है, दो। तो दो को मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि एक ऐसी संख्या है जो दो को विभाजित कर देगा, उसके अलावा दो खुद भी ऐसी संख्या है जो दो को विभाजित कर देगा। उसके बाद में हम यहाँ पर देखें तो दोस्तों ये जो हमारी क्या है, पाँच है। तो पाँच को एक जो आपका यहाँ पर विभाजित कर देगा। उसके अलावा बात करें पाँच को, पाँच खुद भी विभाजित कर देगा। यानी कि कोई भी तीसरी संख्या आपको यहाँ पर ऐसी नहीं मिल रही है जो दो को या फिर पाँच को पूरी तरीके से जो आपके विभाजित कर दे, यानी कि डिवाइड कर दे। लेकिन वहीं हम बात करें दोस्तों कि ये जो हमारी क्या है, छः। तो छः को दोस्तों आपको पता है कि एक तो आपका यहाँ पर डिवाइड कर ही देगा, उसके बाद में आपका यहाँ पर दो भी डिवाइड कर देगा इसको तीन बार। उसके बाद देखें तो दोस्तों तीन भी इसको डिवाइड कर देगा कितनी बार, तीन बार। और लास्ट में हम यहाँ पर देखेंगे कि खुद छः भी छः को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा, यानी कि एक बार। तो दोस्तों ये जो हमारी संख्या होगी वो आपकी यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं होगी। ये जो हमारी कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या के बारे में भी हम थोड़ी देर में यहाँ पर जानने वाले हैं। तो ये जो हमारी कोई भी ऐसी संख्याएँ जिनके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो सकें, जैसे कि सपोज कीजिए आपके यहाँ पर संख्या है कितनी, 23। तो 23 को सिर्फ और सिर्फ एक से विभाजित हो जाएगा, उसके अलावा 23 खुद 23 से विभाजित हो जाएगा। बाकी कोई तीसरी ऐसी संख्या नहीं है जो 23 को यहाँ पर डिवाइड कर दे, यानी कि आपका विभाजित कर दे। तो यहाँ पर ये जो सभी संख्या हैं दोस्तों, ए वाली, ए और ए क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं। अब बात आती है कि जो अभाज्य संख्या होती हैं दोस्तों, यहाँ से आपका प्रश्न यह भी बनता है कि बताइए 1 से लेकर 50 तक कितनी आपकी अभाज्य संख्या है। बताइए 51 से लेकर 100 तक कितनी आपके यहाँ पर अभाज्य संख्या है। उसके अलावा आपका 1 से लेकर 100 तक टोटल जो आपकी कितनी अभाज्य संख्या हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न जो आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं दोस्तों, चाहे एसएससी जीडी की बात करें, चाहे यूपी पुलिस की बात करें, या फिर दोस्तों दिल्ली पुलिस की बात करें। तो चलिए हमें इसको देखते हैं कि इनकी जो शुरुआत होती है वो आखिर यहाँ पर हमारी कहाँ से होती है। उसके अलावा देखें कि 1 से लेकर कितने तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इनकी जो शुरुआत होती है हमारी वो कितने से होती है, 2 से, 2, 3, 5, उसके अलावा 7, उसके अलावा दोस्तों 9 नहीं होगा, कितना होगा, 11, उसके बाद में 13, उसके अलावा 15 नहीं होगा, आपका कितना होगा, 17। और ये जो चलता है आपका इनफाइनाइट तक जाता है, यानी कि दोस्तों अनंत तक जाता है। अब बात आती है कि हमारा यहाँ पर 7 के बाद में 9 क्यों नहीं आया। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें, 9 एक ऐसी संख्या है जो 1 से भी विभाजित जो है दोस्तों हो जाती है, उसके अलावा 3 से भी विभाजित हो जाती है, और खुद 9 से भी विभाजित हो जाती है। तो इनके जो दोस्तों गुणनखंड हुए वो कितने हो गए, 3 हो गए। जबकि हम तो पढ़ रहे हैं आपकी अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या तो वो संख्या होती हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हों, यानी कि दो फैक्टर्स हों। तो ये जो हमारी दोस्तों यहाँ पर क्या होगी, वो आपके यहाँ पर भाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो ये जो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया हुआ। अब दोस्तों हमें यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से लेकर 50 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं वो हमारी कितनी होती हैं दोस्तों, यहाँ पर 15 होती हैं। कितनी होती हैं, 15। वहीं बात करें दोस्तों 51 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है हमारी,
तो दोस्तों 10 होती हैं। ये बात आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। यहाँ से लेकर जो आपका प्रश्न जो होता है एग्जामिनर पूछता है और बार बार जो आपका जो प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद में हम डायरेक्ट बात करें कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्या होती हैं दोस्तों वो कितनी होती हैं? 25 होती हैं, यानी कि 15 और 10 कितनी हो जाएंगी? 25। तो ये भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि 1 से लेकर 100 तक हमारी जो अभाज्य संख्या होती हैं वो कितनी होती हैं। तो उम्मीद करूँगा कि दोस्तों जो अभाज्य संख्या का जो कॉन्सेप्ट था वो आपका बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि जो आपकी भाज्य संख्या होती हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर और ये भी देख लेते हैं दोस्तों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों? हमारी 2 होती है। 2 क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। वहीं बात करें प्रश्न आपका यहाँ से ये भी बन जाता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो वो हमारी यहाँ पर दोस्तों कितनी होती है? वो 3 होती है। तो दोनों ही प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपको अच्छे से दोस्तों यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। तो अब चलिए हम इसको हटाते हैं। अब हम दोस्तों यहाँ पर बढ़ेंगे कि जो आपकी भाज्य संख्या होती हैं, भाज्य संख्या आपकी यहाँ पर नाम से ही क्लियर आपकी हो रही होंगी, यानी कि कोई भी संख्या जो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं से क्या हो जाए? भाज्य हो जाए। जैसे कि हम बात करें दोस्तों भाज्य संख्याएं, इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों हम इनको क्या कहते हैं? यहाँ पर आपका कंपोजिट नंबर्स। क्या कहते हैं इंग्लिश में? हम इनको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर पता चल गया, भाज्य संख्या कहो या फिर आपका कंपोजिट नंबर्स कहो, बात एक ही है। अब इसकी जो परिभाषा होती है बिल्कुल जो अभी हमने पढ़ी थी आपकी अभाज्य संख्या, उसके जस्ट अपोजिट होती है। यानी कि कोई भी ऐसी संख्या जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हों तो वो संख्या आपकी क्या होती है? अभाज्य संख्या। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसके 3 गुणनखंड या फिर 3 से अधिक, यानी कि 3 से कम नहीं हो, 3 हो चलेगा, 3 से ज़्यादा हो चलेगा, तो वो संख्या हमारी कैसी हो जाती हैं? भाज्य संख्या हो जाती हैं। कैसी संख्या हो जाती है? हमारी भाज्य संख्या हो जाती हैं। जैसे कि इसकी जो परिभाषा के बारे में मैं बात करूं, यानी कि कम से कम किसी भी संख्या के कम से कम कितने गुणनखंड हो? 3 गुणनखंड। कितने गुणनखंड हो? कम से कम 3 गुणनखंड। ज़्यादा जो है दोस्तों यहाँ पर कितने भी हों चलेंगे, लेकिन कम से कम मिनिमम जो आपके फैक्टर्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? वो 3 तो यहाँ पर होने ही चाहिए। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं कोई भी संख्या लिखूँ आपके यहाँ पर 12, तो मेरे को बताइए 12 क्या अभाज्य संख्या है या फिर आपकी भाज्य संख्या है? तो चलिए हम इसके गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो 12 दोस्तों आपका 1 से भी विभाजित हो जाता है, आपको पता है। उसके अलावा 2 से भी विभाजित हो जाता है। उसके अलावा बात करें 3 से भी विभाजित हो जाता है। बात करें हमारा 4 से भी यहाँ पर एक बार यानी कि 3 बार हो जाता है। उसके अलावा 6 से भी आपका यहाँ पर विभाजित हो जाता है। और बात करें स्वयं 12 खुद 12 से विभाजित हो जाता है। तो इसके जो गुणनखंड हुए हमारे दोस्तों कितने हो गए? ये जो इनके जो गुणनखंड हमारे 6 हो गए, जबकि हमको तो कितने गुणनखंड चाहिए? 3 गुणनखंड, या फिर 3 से ज़्यादा हो तो भी कितना भी हो ज़्यादा हो चलेगा। तो ये हमारी कैसी संख्या हो गई दोस्तों? ये हमारी भाज्य संख्या हो गई, ना कि अभाज्य संख्या। वहीं बात करें दोस्तों हम यहाँ पर, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे कोई भी संख्या है आपकी यहाँ पर, ये जो आपकी संख्या है दोस्तों 14, बताइए 14 क्या भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या? तो ये जो आपका 1 से भी विभाजित हो रहा है, उसके अलावा 2 से भी हो रहा है, उसके अलावा आपका यहाँ पर 7 से हो रहा है। कितने से? 7 से। और 14 जो आपका खुद 14 से भी विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर ये तो आपको बिल्कुल क्लियर दोस्तों हो गई कि यहाँ पर ये जो आपका कितने से, ये जो आपका भाज्य संख्या है। अब बात आती है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे बनता है वो यही बनता है कि बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है हमारी वो क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर आपका एग्जाम जो आपका ऑप्शन देता है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन में ही आपका यहाँ पर 2 दे देता है। और मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं आपका क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, वो यहाँ पर 2 टिक कर देते हैं। जबकि आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि 2 जो होती है सबसे छोटी भाज्य संख्या नहीं होती है। 2 जो हमारी होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। वो क्यों होती है वो भी मैं यहाँ पर आपका प्रूफ करूँगा। तो इनकी जो शुरुआत होती है
वो हमेशा कितने से होती है दोस्तों? 4 से होती है। यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है? 4। उसके अलावा 5 नहीं होगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, उसके अलावा 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा। और ये भी आपका यहाँ पर कहाँ तक चलते जाता है? इनफाइनाइट तक चलते जाता है, यानी कि अनंत तक जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो रही होगी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ पर दोस्तों हमारी कितनी होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो रही होगी कि यहाँ पर हमने ना तो एक का आपका भाज्य संख्या में जिक्र किया है, ना ही एक का अभाज्य संख्या में जिक्र किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि एक जो है दोस्तों क्या होता है, एक ना तो आपका अभाज्य संख्या होती है और ना ही आपके यहाँ पर भाज्य संख्या होती है। वो क्यों नहीं होती है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि जो आपका लोग यहाँ पर जो स्टूडेंट आपका 2 को यहाँ पर टिक करके आते हैं, वो यही टिक करके आते हैं कि आपका यहाँ पर जो सम विषम होती है वो उस स्टूडेंट को यहाँ पर चकरा देती है कि जो आपका क्या होगा, विषम, यानी कि जो आपका अभाज्य होगा या फिर भाज्य। तो यहाँ पर जो सम विषम वाला रूल लगता है वो यहाँ पर नहीं लगता है दोस्तों। अभाज्य और भाज्य में हमारा रूल वही लगता है कि जिसके गुणनखंड कम से कम यहाँ पर आपका 3 या फिर 3 से अधिक हो गए तो भाज्य संख्या हो गई, लेकिन अगर 3 से कम रह गई, 2 रह गई, तो वो संख्या हमारी कैसी हो जाएगी? वो संख्या दोस्तों हमारी आपका यहाँ पर अभाज्य संख्या हो जाएगी। लेकिन बात करें हम एक के बारे में, तो एक नहीं, ना तो दोस्तों यहाँ पर आपका अभाज्य है, ना तो अभाज्य, ना ही भाज्य। ऐसा क्यों? ऐसा दोस्तों इसलिए होता है कि बात करें हम यहाँ पर, अगर इसको जाना हो अभाज्य संख्या में, तो अभाज्य संख्या कहती है कि कोई भी संख्या हो उसके 2 गुणनखंड हो जाएं तो वो संख्या आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो एक के पास तो सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड है। लेकिन बात करें हम यहाँ पर भाज्य संख्या की, तो भाज्य संख्या कहती है कि कम से कम हमारे पास या ये जो आपका भाज्य संख्या में रहना है तो उसको कम से कम 3 गुणनखंड तो आपके होने चाहिए, जबकि एक के पास तो स्वयं एक ही गुणनखंड है। तो इसलिए ना एक भाज्य होती है, ना ही दोस्तों आपकी अभाज्य होती है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि एक जो होती है हमारी कैसी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर होनी चाहिए एक के बारे में। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ से और बनता है। वो क्या बनता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो वो कितनी हो जाती है दोस्तों? वो हमारी यहाँ पर 9 हो जाती है। तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं और इसी से मिलता जुलता एक संख्या जो होती है जिसको कि हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। हिंदी की बात करें तो हम इसको कहते हैं सम ये जो आपका क्या कहते हैं? आपका सम अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं उसको हम दोस्तों? यहाँ पर आपका सहभाज्य संख्या। तो दोस्तों चलिए उसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। सहभाज्य संख्या क्या होती है? सहभाज्य संख्या। इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं आपका? को प्राइम नंबर्स। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। तो अब चलिए हम देखते हैं। तो कोई भी 2 ऐसी संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन हमको ना मिले, यानी कि कोई भी 2 ऐसी संख्या जिसमें एक के अलावा, एक तो कॉमन होगा ही जो कि हर संख्या में होता है, लेकिन एक के अलावा हमको उसमें कुछ भी कॉमन अगर नहीं मिले तो वो संख्या हमारी क्या हो जाती है? वो आपकी सहभाज्य संख्या हो जाती है। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ 2 और 3, तो मेरे को बताइए क्या ये जो आपकी सहभाज्य संख्या है? तो दोस्तों बिल्कुल है। यानी कि क्या बताइए कि इसमें कुछ कॉमन है? तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन है जो कि दोनों संख्याओं को डिवाइड कर देगा। तो बिल्कुल है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पर आपका 4 व 7, क्या सहभाज्य संख्या है? दोस्तों बिल्कुल है। यानी कि इसमें भी मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन दिख रहा है। लेकिन दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर आपका 24 व 30, बताइए क्या ये जो आपकी संख्या है वो आपका सहभाज्य संख्या है? तो चलिए देखते हैं। तो सहभाज्य संख्या दोस्तों 1 से भी डिवाइड हो जाएगी, यानी कि दोनों संख्या 1 से डिवाइड हो रही है। उसके अलावा 2 से भी हो जाएगी, आपका यहाँ पर 3 से भी हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो हमारी संख्या होगी वो सहभाज्य संख्या नहीं होगी। ये जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। या फिर आपका इसको डायरेक्ट ट्रिक ध्यान रख सकते हैं कि कोई भी संख्या जिनका HCF क्या हो 1,
कोई भी ऐसी संख्या जिनका HCF 1 है वो हमारी सभी संख्या कैसी होंगी, यहाँ पर दोस्तों आपकी सहवाच्य संख्या होंगी। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर 23 व 27, क्या सहवाच्य संख्या है? बिल्कुल दोस्तों हैं। यानी कि इसमें मेरे को बता दीजिए, कुछ भी कॉमन बता दीजिए कि इसमें क्या है कॉमन। कॉमन का मतलब कि वो संख्या दोनों, कोई भी वह संख्या जो कि दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। तो यहाँ पर दोस्तों एक ही कॉमन है जो कि 23 को भी काट देगा, 27 को भी विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर एक के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि इन दोनों को संख्याओं को काट दे। तो ये जो हमारी संख्या होगी वो कैसी होगी? सहवाच्य संख्या। तो उम्मीद करूँगा कि दोस्तों आपको अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या व सहवाच्य संख्या तीनों संख्याओं के बारे में अच्छे से यहाँ पर दोस्तों जानकारी हो गई होगी। अब चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट संख्या होती हैं उनके बारे में जानते हैं दोस्तों, और वो क्या होती हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों हम इनको कहते हैं रेशनल, इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। वहीं हिंदी में हम क्या कहते हैं? इनको परिमेय संख्या। उसके अलावा एक और संख्या होती है जिसको कि हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर बात करें क्या होती है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की वे संख्याएं, इसकी परिभाषा के बारे में मैं बात करूं कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं वे संख्या क्या कहलाती हैं दोस्तों? परिमेय संख्या कहलाती हैं। और P/Q का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी संख्या जिन्हें हम भिन्न के रूप में दर्शा सकें, भिन्न के रूप में लिख सकें, वो संख्या परिमेय संख्या होती हैं। और जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकें या P/Q के फॉर्म में हम यहाँ पर नहीं लिख सकें, वो संख्या अपरिमेय संख्या होती हैं। अब इसका मतलब क्या है? जैसे कि मैं बात करूँ 2 और 3, जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ 9/11, जैसे कि मैं बात करूँ 27/29, जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों 43/47, क्या यह सभी संख्या परिमेय संख्या हैं? बिल्कुल हैं दोस्तों। जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो सभी संख्या क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं, जो कि आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वहीं बात करें जैसे कि दोस्तों मैं आपको कहूँ √2, अब मेरे को इसको भिन्न के रूप में लिख के बता दीजिए। बिल्कुल नहीं लिख सकता, तो इसको हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो वो भी हम यहाँ पर जानते हैं। तो कोई भी दोस्तों वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो संख्या हमारी क्या कहलाएंगी दोस्तों? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। और जिन संख्याओं को हम ऐसी स्थिति में नहीं लिख सकते वो संख्या हमारी अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि जो आपके क्या होती है अपरिमेय संख्याएं, यानी कि आपका इर्रेशनल नंबर्स, इनको हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। तो परिभाषा के बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं, यानी कि बेस संख्याएं, इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी बेस संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में या रूप में P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वे संख्याएं हमारी कैसी संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। तो जैसे कि हम बात करें दोस्तों √2, इसका मतलब दोस्तों हमारा क्या होता है? ये जो आपका 1 पॉइंट में आता है। वहीं बात करें हम यहाँ पर दोस्तों √3 की, तो इसका मतलब क्या होता है? 1 पॉइंट में आता है ये भी। वहीं दोस्तों एक चीज़ और होती है जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे यहाँ पर दोस्तों क्या होती है? पाई होती है, जिसकी की वैल्यू हमारी क्या होती है? 22/7 होती है। लेकिन जब दोस्तों हम इसको डिवाइड करके देखते हैं तो 3.14, 16 और इस संख्या हमारी कहाँ तक जाती है? पूरे तरीके से जो हमारी संख्या सॉल्व नहीं होती है, ये भी संख्या हमारी अनंत तक जाती है। इसलिए जो हमारी पाई होती है इसकी भी वैल्यू क्या होती है दोस्तों? अपरिमेय संख्या के अंदर आती है। तो उम्मीद है कि दोनों संख्या ए भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब जो दोस्तों हमारी संख्याएं जो आपकी आती हैं, एक तो होती है दोस्तों जातीय मान,
एक होता है स्थानीय मान यानी कि फेस वैल्यू व प्लेस वैल्यू इंग्लिश में हम बात करें तो इनकी। तो चलिए वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। वहाँ से भी आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए इसका स्थानीय मान क्या होगा, इसका जातीय मान क्या होगा। वो उसके अलावा स्थानीय मान व जातीय मान दोनों में आपको यहाँ पर अंतर भी पूछ लिया जाता है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर और अध्ययन कर लेते हैं। तो जैसे कि एक होता है आपका फेस वैल्यू। क्या होता है दोस्तों? फेस वैल्यू, जिसको कि हम क्या कहते हैं यहाँ पर आपका जातीय मान। और एक होता है हमारा, क्या होता है दोस्तों? प्लेस वैल्यू, जिसको कि हम दोस्तों क्या कहते हैं? स्थानीय मान। यानी कि जातीय मान होता है एक होता है आपका स्थानीय मान। जातीय मान का मतलब कि कोई भी संख्या जो रियलिटी में है वो आपका है। जैसे कि कोई भी संख्या 4 है तो 4 का जातीय मान हमारा 4 ही होगा। लेकिन हम बात करें कि 4 का स्थानीय मान बताइए, तो 4 का जो स्थान होगा, जो उसकी वैल्यू होगी, वही आपका मान होगा। सपोज कीजिए दोस्तों, मैं यहाँ पर जैसे कि संख्या लिख देता हूँ आपका यहाँ पर 23,564। क्या है? 23,564 ये जो हमारी संख्या है। तो मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर कि दो का जातीय मान हमारा कितना होगा दोस्तों? 2 होगा। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। वहीं 3 का जातीय मान हमारा कितना होगा दोस्तों? 3 होगा। 5 का जातीय मान हमारा यहाँ पर दोस्तों कितना होगा? 5 होगा। वहीं बात करें 6 का जातीय मान आपका यहाँ पर कितना होगा दोस्तों? 6 होगा। वहीं बात करें 4 का जातीय मान कितना होगा दोस्तों? 4 होगा। तो एक चीज़ आपको दोस्तों बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जातीय मान में हमको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ देखनी है कि वो संख्या वास्तव में कितनी है। तो 2 है तो 2 है, 2 का होगा आपका यहाँ पर 2 ही होगा। 3 का 3 होगा। अगर संख्या 9 होती तो 9 का भी 9 ही होता। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर होनी चाहिए कि जातीय मान में हमको वही संख्या की जात जो आपके देखनी होती है कि वह क्या है। लेकिन हम बात करें दोस्तों स्थानीय मान की, तो स्थानीय मान में इसके बिल्कुल उल्टा हो जाता है दोस्तों। जैसे कि हमारी संख्या होती है दोस्तों कितनी? 23,564। कितनी है दोस्तों? 23,564 ये जो हमारी संख्या है। तो इसमें मैं अगर पूछूंगा दोस्तों कि 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान मेरे को बताइए। क्या बताइए कि 2 का स्थानीय मान? तो दोस्तों 2 का जो पैलेस है, 2 का जो स्थान है वही होगा, यानी कि 2। उसके बाद में देखना होगा 2 के बाद में कितनी जीरो हैं, कितने नंबर्स हैं। तो 1 2 3 और 4। तो 2 के बाद में आपको दोस्तों 4 जीरो लगाने ही पड़ेंगी, तब जो हम क्या बताएंगे? 2 का स्थानीय मान बता पाएंगे। जैसे कि क्या है यहाँ पर? 20,000 है। अभी आप यहाँ पर देख रहे थे कि 2 का जातीय मान हमारा कितना है? 2। यहाँ पर देख रहे हैं 2 का स्थानीय मान हमारा कितना है? 2,000। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब जो दोस्तों देखते हैं 3 का स्थानीय मान हमारा कितना होगा? तो 3। उसके बाद में कितने अंक हैं? तो 3 अंक हैं। तो दोस्तों हमको 3 जीरो यहाँ पर लगाने ही होंगी। तो 3 का जो स्थानीय मान है वो हमारा यहाँ पर कितना है? 3,000 है। अब हम यहाँ पर देखते हैं 5 का। तो 5 के बाद में जो है दोस्तों 5 का स्थानीय मान हम यहाँ पर देखें तो 5 के बाद में कितने अंक हैं? 2। तो 2 जीरो हमको यहाँ पर लगानी ही पड़ेंगी। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर कि 6 का स्थानीय मान। तो 6 के बाद में क्या कितने अंक हैं? 1। तो 1 जीरो आप लगा दीजिए। उसके बाद में हमको देखना हो 4 का स्थानीय मान। तो 4 के बाद में कोई अंक नहीं है, तो दोस्तों हमको कोई भी यहाँ पर जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो हमारा यहाँ पर क्या निकल कर के आ गया? स्थानीय मान व जातीय मान, दोनों में जो आपका डिफरेंस होता है वो अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि क्या हमारा जातीय मान होता है और क्या ही स्थानीय मान होता है। तो चलिए एक नंबर से मैं यहाँ पर दोस्तों लिख के देख लेता है। उसके बाद में आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा फेस वैल्यू व प्लेस वैल्यू। उसमें आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई जो दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि सपोज कीजिए दोस्तों कोई भी संख्या है हमारी यहाँ पर 19,985। ये जो आपकी यहाँ पर संख्या है, बात करते हैं दोस्तों हम इसकी यहाँ पर
जातीय मान की। उसके अलावा हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं स्थानीय मान। क्या देखते हैं यहाँ पर आपका स्थानीय मान। दोनों ही चीज़ों को अच्छे से हम यहाँ पर और क्लियर करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जातीय मान की। तो दोस्तों यहाँ पर 1 का जातीय मान हमारा कितना होता है, 1 ही होता है, जो कि मैंने आपको बताया था। वहीं 9 का जातीय मान हमारा 9 होगा। फिर से 9 का जातीय मान हमारा कितना होगा, 9 होगा। 8 का जातीय मान हमारा कितना होगा दोस्तों, 8 होगा। वहीं 5 का जातीय मान हमारा कितना होगा दोस्तों, 5 ही होगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर जातीय मान अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब देखते हैं दोस्तों हम स्थानीय मान के बारे में। तो यहाँ पर संख्या क्या है, ए का स्थान कितना है दोस्तों, ए के बाद में कितने अंक हैं हमारे, 4। तो 1 के बाद में हमको 4 जीरो और लगानी होंगी, जब जाकर हमारा क्या होगा, 1 का स्थानीय मान। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका जात की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर स्थान की बात हो रही है। वहीं बात करते हैं 9। तो 9 का हमारा स्थानीय मान कितना होगा, 9। उसके बाद में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। तो 3 जीरो आपको यहाँ पर लगानी होंगी। अब देखते हैं हम यहाँ पर दोस्तों फिर से 9 है, तो 9 है। 9 के बाद में फिर कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो 2 जीरो आपको यहाँ पर लगानी होंगी। अब देखते हैं, अब आपका यहाँ पर कितना है, 8 है। तो अब हमारा यहाँ पर क्या है दोस्तों, 8 है। तो 8 का यहाँ पर 8 के बाद में 1 ही अंक है, तो 1 जीरो। लास्ट में जो हमारा क्या है, लास्ट में जो 5 है, तो 5 का जो स्थानीय मान होगा वो हमारा कितना होगा, 5 ही होगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपका प्रश्न यहाँ से बनता है कि बताइए कि इकाई अंक का स्थानीय मान व जातीय मान का जो अंतर होता है वो दोस्तों हमारे यहाँ पर 0 होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यानी कि आपका स्थानीय मान व जातीय मान, स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर 0 होता है। क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों क्लियर होनी चाहिए। उम्मीद है कि दोस्तों यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं, जो संख्या होती हैं, उनके बारे में अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी नंबर सिस्टम में, वो दोस्तों आपका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक पर रहने वाली है। तो दोस्तों ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और हमारा यूट्यूब चैनल क्लास नगर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।